आपके वर्कफ्लो पे काम आएगा। जो चीज़ काम नहीं आएगी ना, उसकी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, लेकिन वो आपके काम आएगी नहीं। और आपके काम नहीं आएगी ना, तो आप कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर को अगर सीखने बैठोगे ना, तो आपको 1 साल नहीं लगेगा, आपको 1 साल से ज़्यादा लगेगा, अगर आप केवल मैक्स इटसेल्फ में सीखने बैठोगे तो। क्योंकि आप जितने टूल ऊपर में देख रहे हो, आपने देखा होगा कि हमने सबको एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, हर चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया। क्योंकि अगर हम हर चीज़ को एक्सप्लोर करने बैठ गए तो आप भूल जाइए आगे का, कम से कम 1.5-2 साल आपके एंगेज रहेंगे केवल इस सॉफ्टवेयर को देखने में, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ पॉइंटलेस। कि क्या फ़ायदा है आप एक सॉफ्टवेयर से जिससे आप गेम में काम कर सकते थे, आप उसके बजाय आप 2 साल केवल उसकी ऐसी चीज़ों को सीख रहे थे जिसका आपके वर्कफ्लो पे कोई यूज़ ही नहीं है। तो वो आपके काम ही नहीं आएगा। वो चीज़, जो चीज़ काम की नहीं है, उस चीज़ को सीखना भी बेकार है। हाँ, ये है कि जब आप उससे 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस जब सॉफ्टवेयर के साथ ले लोगे किसी कंपनी में काम करते हो, तब क्या हो जाएगा, आपके लिए गेमिंग वर्कफ्लो हो जाएगा पीस ऑफ केक, है ना। तब आसान हो जाएगा, एक हाथ से बना लेंगे, ऐसी वाली स्थिति आ जाएगी। तो जब वैसी स्थिति आ जाए ना, तब आप देख सकते हो कि अच्छा दूसरा कौन सा वर्कफ्लो है जिसको मैं इन्वॉल्व कर सकता हूँ अपने काम में। ठीक है, ये स्थिति और वो स्थिति बिल्कुल अलग है। तो जो आप एम्बियंट ऑक्लूजन जो पूछ रहे हैं, क्योंकि वो आपको वहाँ दिख गया, ऐसी 29 लाइब्रेरीज हैं, कितने सीखोगे। और फिजिकल बेस्ड लाइब्रेरी अलग होती है, आर्किटेक्चरल बेस्ड लाइब्रेरी अलग होती है। मैथ्स में आप लोग ने वो दोनों चीज़ देखी। इसके बाद आपकी क्विक्सेल की लाइब्रेरी अलग होगी, आपका सब्सटेंस पेंटर की लाइब्रेरी अलग मिलेगी, है ना। सबकी लाइब्रेरी अलग अलग निकलती रहेगी। फ़ोटो स्कैनिंग लाइब्रेरीज अलग मिलेंगी, आपकी मैथ्स की इनहेरिट लाइब्रेरीज अलग मिलेगी। इतनी सारी चीज़ें सीखेंगे तो सीख सकते हो, लेकिन वो आपका कोर्स भी बढ़ा देगा और आप अननेसेसरी चीज़ों में उलझ के ना यूज़ करेंगे। आपको लगेगा कि मेरा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। प्रॉबेबली हो सकता है मैंने सफिशिएंट मैप्स नहीं डाले, और आप क्या एंड अप होते जाएंगे ढेर सारे मैप डालते 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 डालते, और बाद में क्या होगा पता नहीं चलेगा कि कौन से मैप ने गड़बड़ी कर दिया। जबकि वो मात्र 4 ही मैप से आ सकता है, हाइपर रियलिस्टिक इफेक्ट मात्र 4 या 5 मैप से आता है ना। लाइटिंग आपने कर दी, लाइट में प्रॉपर डेप्थ है, फिर सीधा सीधा आपको वो 4 या 5 मैप डालने होते हैं, उसी से आउटपुट निकाल निकाल लेते हैं लोग। जो आप देखते हो ना हाइपर रियलिस्टिक इफेक्ट आर्टिस्ट स्टेशन में, वो कहाँ से आता है आप देखिए, उसमें एक स्पेशल रेंडरिंग इंजन ज्वाइन करता है। हर एक उसमें ना, जब भी आप आउटपुट देखोगे आपको एक स्पेशल रेंडरिंग इंजन दिखेगा। अगर वो नहीं होगा ना रेंडर उनके पास इंजन, तो वो क्या करेंगे, वो मैक्स का ग्रे स्केल का रेंडर दिखाएंगे या माया का ग्रे स्केल रेंडर दिखाएंगे, बिना टेक्सचर का रेंडर दिखाते हैं। रीज़न ये रहता है क्योंकि वो टेक्सचर उतना अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पाता रेंडर। आर्नोल्ड में करने बैठेंगे तो वो तो लग गया 3 दिन सिस्टम को रेंडर निकालने में, एक दिन तो लगेगा ही, एक रात पूरा, तब वो निकाल पाएंगे उस चीज़ को। फिर उसकी कंपोजिटिंग करना, ये करना, इतनी खपत ना आजकल के आर्टिस्टों का, इतना बोलते हैं ना धीरज नहीं है उनके अंदर। आजकल के आर्टिस्टों के अंदर बिल्कुल भी धीरज नहीं है। तो उनको क्या चाहिए रहता है, उनको लगता है कि ऐसा कोई चीज़ मिल जाए जिससे फटाक से आ जाए। वो बनी बनाए सेटअप किस में बने हैं, मार्मो सेट टूल बैग में बना हुआ है। मार्मो सेट टूल बैग ले लीजिए, उसमें मस्त ज्योमेट्री डालिए, मैप्स तो आपने बनाए हुए हैं, वही मैप्स डाल दीजिए, वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेट लाइट करके दे देता है। लाइट की सब वैल्यूज बिल्कुल सेटअप मिलेंगी आपको, और हाइपर रियलिस्टिक इफेक्ट आता है। देखते हो सब करते हैं। सब्सटेंस पेंटर अभी सीखोगे तो टेक्सचरिंग का भी टेंशन खत्म हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन कैसे काउंट करवाऊँ, वहाँ तो डायरेक्ट पेंट कर सकते हो रिफ्लेक्शन। हाँ, सब पेंट हो जाता है, तो वो आपकी लाइब्रेरी बन जाएगी। हाँ, चॉइस आपकी है, आप कैसे भी शुरू कर सकते हो। बस मेरा सजेशन यही रहता है अभी इसी चीज़ में, क्योंकि अननेसेसरी आप क्या है कि
जो भी डेटा ले रहे हो, वो डेटा आपका क्या बोलते, इस पूरी फील्ड में एक चीज़ है मालूम, हर एक पर्सन का एक वर्क फ्लो होता है। आपका वर्क फ्लो अलग हो सकता है आपके से, आपका अलग हो सकता है उनके वर्क फ्लो से, है ना। मेरा वर्क फ्लो अलग हो सकता है आप लोग के से, या यूट्यूब पे बताने वाले पर्सन से, है ना। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने पूरा एक बोलना चाहिए कि जो पूरा एक मटेरियल लाइब्रेरी पहले से वो गेन करके रखते हैं। उनको जनरेट नहीं करना होता, उनको बनाना नहीं होता, वो मार्केट से प्रीमियम कंटेंट खरीद के एक लाइब्रेरी सेटअप करके रख लेते हैं। आपको डायरेक्ट बस वैल्यू बताएंगे, यहाँ से कनेक्ट करिए, यहाँ से। लेकिन वो वर्क फ्लो आपका है कि नहीं है वो उनको नहीं पता होता। और ऐसा कोई जनरल वर्क फ्लो है ही नहीं कि कोई व्यक्ति ये बोल दे कि मैं आपको ऐसा वर्क फ्लो दे रहा हूँ जो सब कंपनी में काम, मतलब सब फील्ड में काम आता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है 3D में या इस पूरी लाइन में, कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ आपको मिलेगी ही नहीं कि अगर कोई ये बोल दे कि मैं आपको ऐसा वर्क फ्लो दूंगा जो वर्क फ्लो आप मूवी में भी यूज़ कर लोगे, वो VFX में भी यूज़ कर लोगे, वही वर्क फ्लो जो है वो 3D मूवी में भी यूज़ कर लोगे। बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि देर तीनों स्ट्रीम बिल्कुल अलग है, काम करने का तरीका अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है ना। अब हर चीज़ में ब्रूट फोर्सिंग करता रहूँगा तो काम बिगड़ेगा ही। तो वो जो मैप दिया हुआ है, वो मैप क्यों दिया है, उसका रीज़न क्या है, वो पता करो। जैसे गेम में एम्बिएंट ऑक्लूजन दिया है, वो गेम के टेक्सचर के एम्बिएंट ऑक्लूजन के लिए नहीं, वो दिया किस चीज़ के लिए है, आपके लाइट के लिए। तो जो गेम में इंजन में लाइट लगाया होगा वो लाइट कैलकुलेट करके बताएगी। बढ़ा देंगे तो अच्छा खासा डेप्थ नज़र आएगी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना। जी डेप्थ का ऑप्शन दिया रहता है, जिसको हम लोग डिस्टेंस देता है, डिस्टेंसिंग कैलकुलेशन देता है। बढ़ा देंगे तो बहुत जीपीयू खाता है, एफपीएस ड्रॉप होता है। लेकिन वो होता क्या है, वो जी डेप्थ होता है, दूर की चीज़ जो है वो भी दिखे, लेकिन दूर की चीज़ जो है वो ब्लर दिखे पास की चीज़ से। तो वो वैल्यू जो है वो जी डेप्थ से कैलकुलेट होती है। जी डेप्थ कैमरा से भी कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जो मैपिंग होती है, जी डेप्थ का मैप, एम्बिएंट ऑक्लूजन का मैप, क्रिप्टो का मैप, और जितने भी टेक्सचर के मैप होते हैं, ये मैपिंग केवल कंपोजिटिंग के लिए काम आती है और गेमिंग के एक पोर्शन के लिए काम आती है, जो कि लुक होता है ना। गेम में कैरेक्टर के ऊपर मैं एम्बिएंट ऑक्लूजन डालूंगा और उसको कैलकुलेट कराऊंगा ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर का एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप डालूंगा तो कैरेक्टर हाथ बढ़ा देगा तो मैप थोड़ी एनिमेट होगा, कि उसकी शेडो आगे बढ़ गई है तो मैं थोड़ा ब्लर हो जाऊं या तेज़ हो जाऊं। इसलिए वो शेडर में कहीं पे दिया नहीं है। तो जब आप जाओगे ना इसके अंदर, है ना, ये अलग से मिलता है। तो ये मैप है, एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप, ये डायरेक्ट ज्योमेट्री के ऊपर अप्लाई होता है। रेंडर लोगे तो दो ज्योमेट्री के को रखोगे जब साथ में, तब वो दिखाएगा। और ग्रे स्केल मैप है, पूरा फ्लैट ग्रे स्केल मैप है। तो इसमें बस आपको जो प्रॉपर्टीज़ मिलती है उस पर ध्यान दिया करो कि स्प्रेड क्या है, वाइट वैल्यू कितनी दिखे, ब्लैक वैल्यू कितनी दिखे, फॉल ऑफ कितना दिखे, ये सब जो है वो है। नाउ अभी जो हम लोग ने प्रीवियस किया था वो कंस्ट्रेंट कंप्लीट किया था, है ना, कंस्ट्रेंट हो गया था। नाउ अब हम लोग को करना क्या होगा, लेट्स डाइव इनटू लर्न सम मोर एडवांस फॉर्म ऑफ रिग, जो कि वायर पैरामीटर्स होते हैं, वायर कनेक्शंस होते हैं। दूसरा आपका क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैनेजर होता है। अब ये दो चीज़ें होती क्या हैं, वायर पैरामीटर का मतलब है, आपने अभी तक देखा था कि कंस्ट्रेंट जब अप्लाई करते हैं तो किसी एक प्रॉपर्टी को हम कंट्रोल करते हैं, है ना। अब वायर पैरामीटर से हम क्या कर सकते हैं,
अभी तक ऐसा हो रहा था कि आप कंट्रोलर बना रहे थे और कंट्रोलर से एक प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहे थे, और फिर कंट्रोलर को घुमाएंगे तो कंट्रोली जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी गोल गोल घूमेगा, ये होता था। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू देना है कि मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ और वो अपने आप घूमे, है ना, तो ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन आप एडवांस रिग कनेक्शन से क्रिएट कर सकते हो। तो एडवांस रिग कनेक्शंस क्या होते हैं, जनरली आपको वो मिलेंगे एनिमेशन के अंदर ही। यहाँ पे वायर पैरामीटर्स आपको मिलेंगे, ठीक, यहाँ पे वायर डायलॉग है। अब इसको रिग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ज्योमेट्री ले आते हैं। ठीक है, ये एक मेटल स्लग का टैंक है, ठीक। और आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चेन वैल्यूज़ हैं। चेन जो है वो इवन एडवांस फॉर्म ऑफ रिग में आता है, तो इसमें नहीं आता है, ठीक, इसको अलग से बनाना पड़ता है। और ये जो है ये आपका ज्योमेट्री जो है वो ये रोटेशन वाली ज्योमेट्रीज हैं, ठीक। और दूसरा ये कंट्रोलर है, यानी कि लाइट कंट्रोल करने वाला सिस्टम होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसा या ऐसा कुछ होने वाला सिस्टम दिखना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ आपको दिख रही होगी, हैच और लैच जो है वो तो ऐसा है, और ये ऑब्जेक्ट ओपन वाला हो सकता है, ठीक। अब अगर इस कैरेक्टर को आपको क्या करना है, रिग करना है, अगर इस कैरेक्टर को आपको रिग करना है तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे पर्टिकुलर कंट्रोलर, और इस पूरे कैरेक्टर का आपको पिवट सेट करने पड़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें हमने अप्लाइड की हुई थी, ये देखे होगे, गेम तो खेले होगे मेटल स्लग, है ना, ये उसी का है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और ऑल्ट करके फ्रीज ट्रांसफॉर्म और ऑल्ट करके फ्रीज रोटेशन, ठीक, ताकि वो बैक उस जगह पे तो पहुँच जाए। नाउ अब बात आती है हमारे कंट्रोलर की, और मुझे चाहिए कि ये कंट्रोल जो है वो लाइट जो कनेक्शंस हैं वो एक कंट्रोलर से ही कंट्रोल हो, बट लेफ़्ट और राइट वैल्यू दोनों मुझे मिले। मतलब मैं इसको ऐसा ऐसा गोल गोल नहीं घुमाऊँ, मैं एक पैनल देना चाहता हूँ जिस पैनल से मैं इनको लेफ़्ट और राइट कंट्रोल कर सकूँ। जैसे एक सिंपल गेमिंग कंट्रोलर होता है जिसमें मैं बटन दबाता हूँ तो क्या होता है कि वो कूदता है ना। तो वैसा ही अगर मैं यहाँ पे दे दूँ कि बटन दबाऊँ तो उसमें वो पूरा फंक्शन फॉलो हो, कि वो लेफ़्ट देखे, बटन दबाऊँ तो राइट देखे, ऐसा कुछ भी, मतलब स्लाइडर दे दूँ या बटन दे दूँ या जो भी चीज़ देना चाहूँ, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन अगर क्रिएट करूँ तो मेरे लिए वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा एनिमेटर के लिए कि वो उसको एनिमेट कैसे करे, ठीक है। सो अब वो चीज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर दूंगा यहाँ पे, सो दैट मुझे एक पैनल मिल जाएगा। लेट्स जस्ट से ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये इसका पैनल है, ठीक। और यहाँ पे मैं सर्कल या सेपरेट कुछ पैनल्स तैयार कर देता हूँ जो कि सबका अलग अलग काम और अलग अलग यूसेज होगा। ये आपका बटन है, बटन या ट्रिगर बोल दो या जो भी बोल दो, कि ये वैल्यू जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो काम करेगी। फ्रीज ट्रांसफॉर्म रोटेशन टू फ्रीज रोटेशन।
हो गया पूरे को सेलेक्ट कर लिया ना। हाँ? नहीं वो दिखाता कहाँ है, वो तो 23 में तो दिखा ही नहीं रहा ना, हम लोग ने दिए थे, है ना। देंगे जैसे इसको मैं अगर आगे करूँ ऐसा, और फिर मैं राइट क्लिक ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म टू जीरो कर दूँ तो आ जाएगा वो उस जगह पे, लेकिन वो दिखाता नहीं है ना। अब ये पैनल है, और ये पैनल में मान लो मैंने देना है कि भाई ये ऐसा करूँ तो क्या बोलते, ये जो है ये लेफ़्ट राइट होना शुरू हो जाए, या लेफ़्ट देखें, या सारे के सारे लेफ़्ट देखें, और दूसरा वाला कंट्रोलर नीचे करूं तो सारे के सारे राइट देखें। ऐसा कुछ कंट्रोलर सिस्टम मुझे क्रिएट करना है ना। तो उसके लिए मुझे लगेंगे या तो वायर पैरामीटर लगेगा और रिएक्शन मैनेजर, दो चीज़ लगेगी। अब वायर पैरामीटर जो होता है ना वो सिंगुलर होता है, वो भी बस उसमें क्या होता है, आप एक एट्रीब्यूट को दूसरे किसी भी एट्रीब्यूट से जोड़ सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स जस्ट से यहाँ पे एक फॉरवर्ड लाइन क्रिएट कर देता हूँ मैं, लेट्स जस्ट से ये ठीक है, ये फॉरवर्ड लाइन है। अब ये जाएगी आगे तो ये चक्के अपने आप घूमने लगे। मुझे ये चाहिए कि मैं इसको बस आगे करूँगा और ये चक्के जो है ना ये घूमने लगेंगे अपने आप। ठीक, अब ये कनेक्शन के लिए मुझे चाहिए होगा एक एनिमेशन में जाके वायर पैरामीटर, वायर डायलॉग बॉक्स। ये जो है ना ये क्या बोलते इंटरेक्टिव टूल है, इसी का इंटरेक्टिव टूल है। ठीक है, तो जब आप ये समझ लोगे ना तो आप फिर ये आसानी से दूसरे को जोड़ पाओगे। अब इसको देखो, वायर डायलॉग बॉक्स है क्या और कैसा दिखता है। वायर पैरामीटर वायरिंग या पैरामीटर वायरिंग जो दिख रही है, इसका मतलब ये होता है ये ना दो ऑब्जेक्ट की ही जगह स्पेस देता है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाला आप ये समझ लो कि लेफ्ट पे भी एक ऑब्जेक्ट आएगा, राइट पे भी एक ऑब्जेक्ट आएगा। कंट्रोलर हम किसी को भी बना सकते हैं, लेफ्ट वाले को राइट पे भी कर सकते हैं, राइट वाले को लेफ्ट भी कर सकते हैं, और लेफ्ट और राइट दोनों को एक दूसरे से कर सकते हैं कनेक्ट। ठीक है, तो वो दोनों वैल्यू हम दे सकते हैं। अब देना कैसे है, जैसे ये इसको सेलेक्ट किया मैंने और इसको मैं नाम दे देता हूँ जैसे मूव रॉड, यानी मूव होगा तो रोटेशन करो। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ लोड करूँगा। ठीक, रिफ्रेश करूँगा तो जो सेलेक्टेड है वो इधर आ गया। ठीक, और एक इसको सेलेक्ट करता हूँ सिंपल, एक इस ज्योमेट्री को, सब में यूवी मैप लगा हुआ है। तो इसको सेलेक्ट करूँगा और रिफ्रेश कर दूंगा, ये व्हील 1 आ गया, या सिलेंडर जो भी उसने दिया हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास है मूव रॉड, और मूव रॉड जो है उसका मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए है, y दिखा रहा है, लेकिन जब आप यहाँ राइट क्लिक करोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, y ही दिखा रहा है, एब्सोल्यूट चल रही है दोनों। तो ट्रांसफॉर्म की पोजीशन x y z, इधर पे y, ये सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ से वैल्यू निकाली जा सकती है। अब डालनी कहाँ है वो सेलेक्ट करनी है। निकालने के लिए तो हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, अब डालनी कहाँ है, तो सिलेंडर का व्हील 03 है, x रोटेशन है। ठीक, एक बार और राइट क्लिक करके चेक कर लो व्यूज में कहाँ जा रहा है। ठीक, x है। अब इसका रोटेशन पकड़ना है, तो ट्रांसफॉर्म रोटेशन। अब यहाँ पे दिख रहा है फ्रोजन रोटेशन और एक दिख रहा है यूलर रोटेशन। तो फ्रोजन रोटेशन में हमें जाना है, क्यों? क्योंकि हमने रोटेशन फ्रीज किया है, यानी उसी वैल्यूज को हमको यूज़ करना है। अगर वो नहीं होता तो आपके पास केवल यूलर रोटेशन होता है। यूलर रोटेशन का मतलब है ये पूरे वर्ल्ड को रोटेशन की वैल्यू पे काउंट कर रहा है ना। तो यूलर उनका एक बनाया हुआ एक वो है, यूनिट है ना, वेक्टर यूनिट है यूलर। अब यहाँ पे जाएंगे और एक्स रोटेशन चाहिए।
तो देखो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आप देख रहे हो एक्सप्रेशन is to y अंडरस्कोर पोजीशन, एक्सप्रेशन is to x अंडरस्कोर रोटेशन, यानी x रोटेशन और y पोजीशन ये दोनों कनेक्ट हो गए। ठीक, अब ये बताना है कि ये दोनों जो हैं वो किस डायरेक्शन पे चलेंगे। इसका मतलब है कि ये मास्टर होगा या ये मास्टर होगा, या तो यहां से इसका रोटेशन घूमे और ये आगे जाए, ये भी कर सकता हूं, या ये आगे ले जाऊं और इसका रोटेशन घुमाऊं, ये भी कर सकता हूं। ठीक, ये दोनों चीज मैं कर सकता हूं। और या ये भी कर सकता हूं कि ये आगे जाए, ये रोटेशन हो, या इसका रोटेशन करूं तो ये दोनों मतलब वाइस वर्सा, दोनों वे डायरेक्शन पे काम करेगा। ये कैसे दिखेगा, यहां से टू वे कनेक्शन, यानी दोनों मास्टर होंगे और दोनों ही स्लेव होंगे, कहीं से भी किसी की भी वैल्यू डाल सकते हो। वन वे कनेक्शन, राइट पैरामीटर कंट्रोल करेगा लेफ्ट पैरामीटर को, यानी कि रोटेशन कंट्रोल करेगा पोजीशन को, वन वे लेफ्ट वाला राइट को। जब यहां करोगे आप तब ये क्या करेगा, लॉक कर देगा उसको, और आपको बताना होगा कि ये कनेक्ट हो रहा है कि मतलब इसमें कनेक्शन है कि नहीं। तो जब आप कनेक्ट कर देंगे तब वो हो जाएंगे रिग। ठीक, अब वो नहीं हुआ ये वाला जो है वो मुझे इसलिए पता है कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ्रीज ट्रांसफॉर्म जो है वो इसके इस सॉफ्टवेयर के अंदर काम नहीं कर रहा है ना, तुम्हारे में भी नहीं हो रहा, और किसी के में भी चल रहा है। 22 में 23 में दिक्कत कर रहा, मतलब देखते कुछ ना कुछ फायदा होगा, कोई दूसरा डाल दिए होंगे, सिस्टम कुछ दूसरा डाल दिए होंगे, जिससे क्या बोलते हैं हमारा फ्रीज ट्रांसफॉर्म कहीं और से हमको देखना होगा, तो वो प्रोसेस हम लोग को चेक करना पड़ेगा। पर 22 में चल रहा है, 21 में भी चलेगा, उससे अर्लियर सारे में चलेगा। 23 जस्ट लेटेस्ट है, तो शायद कुछ एल्गोरिदम चेंज कर दिए होंगे, इसलिए गड़बड़ आ रहा होगा। यूलर से भी कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, है ना। लेट्स से यूलर का एक्स डायरेक्शन, और इसका ना 0 कर दूं, रिम इम सब टूट गया उसका। यूलर और ये है ना, वन वे डायरेक्शन, थोड़ा ही सा हुआ है। अब हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं वैल्यू, और जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे ना तो देखो कौन सा डायरेक्शन पे हो रहा है। इसलिए मैंने बोला ना एब्सोल्यूट डायरेक्शन एक्यूरेट नहीं था उसका, तो हमको इसको डिस्कनेक्ट करना है। हो सकता है वाई हो, सेलेक्ट करके देखते हैं, नहीं ये वाई भी नहीं है, जेड डायरेक्शन है। ठीक, अब ये कनेक्ट हो गया। तो अब जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यू विल सी इट विल रोटेट। अब वो इसलिए रोटेट हो रहा है क्योंकि उसका पिवट जो है वो सेंटर पे नहीं है, है ना, और देखो चेंज है पिवट उसका। दूसरा वो रोटेट ऑलरेडी हो चुका है थोड़ा सा। और ये इशू जो है, ये इशू क्यों होता है, जनरली हम लोग जब नेस्टिंग करते हैं, ये वाला पर्टिकुलर मॉडल ना बहुत सारी नेस्ट से जुड़ा हुआ है, मतलब उसके अंदर रिंग अलग बना हुआ है, रिंग के नट्स अलग बने हुए हैं, 3-4 चीज़ों से नेस्ट हुआ है, यानी ग्रुप बना हुआ है। तो वो ग्रुप का जो ऑप्शन है वो नहीं उठाया उसने अभी। उसने अभी किसको उठाया हुआ है, केवल एक सिलेंडर 027 को उठाया है ना, तो वो एक ग्रुप का हिस्सा है, राइट। सो ये ग्रुप जो होगा वो कहाँ दिखेगा, प्रोबेबली व्हील 03 पे। तो अगर हम इधर से डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है, और आई विल डू व्हाट, इसको वापस से इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं, इनके ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं। ग्रुप है व्हील 03। अब व्हील 03 की जो रोटेशन प्रॉपर्टी है
दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, Z है ना। तो अब अगर आप इसको एक कंट्रोलर पे कनेक्ट करोगे तो देन Z नहीं है, अब वो X पे काम करेगा, X पे काम करेगा, राइट। नाउ अब आप घुमाओगे तो ये वैसा जाएगा, ठीक। अब इसके अलावा भी इसमें एक चीज़ और मिलती है जो आप कर सकते हो, वो है वैल्यू कैलकुलेशन या वैल्यू इवैल्यूएशन, ठीक है। अब वैल्यू कैलकुलेशन के लिए फॉर एग्जांपल जैसे अभी फ़िलहाल आप आगे कर रहे हो तो उसका रोटेशन कितना बढ़ रहा है, वो भी है ना, उसका डायरेक्शन भी उल्टा जा रहा है। तो देन व्हाट विल हैव टू डू, डिस्कनेक्ट करें और यहाँ पे कोडिंग करना पड़ेगा, यहाँ आपको देना पड़ेगा कि ये क्या होना चाहिए, y एक्सप्रेशन। तो लेट जस्ट से मैं इसको कर देता हूँ डिवाइडेड बाय, सबसे पहले डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, आधी स्पीड में रोटेट हो, अभी जिस स्पीड से वो रोटेट हो रहा है, ठीक। एक तरफ से जाएगा, कनेक्ट कर देंगे, पहले की स्पीड से वो हो सकता है थोड़ा सा कम स्पीड से दौड़ रहा हो, इसको मैं थोड़ा सा और डिस्कनेक्ट करता हूँ और इधर पे फिर से एक बार वैल्यू डालता हूँ और मुझे चाहिए नेगेटिव डायरेक्शन की वैल्यू, है ना। सो व्हाट विल डू, वी कैन ओनली प्रोवाइड अ माइनस टू दिस और आगे करें, कनेक्ट कर दें। ये कैसा जा रहा है, मुझे चाहिए y प्लस पे जाए, है ना। तो ये वैल्यू जो है वो किस जगह पे रोटेट हो रही है, नेगेटिव पे रोटेट हो रही है, और y जो है वो किस पे जा रहा है, पॉजिटिव पे जा रहा है ना। वैल्यू नेगेटिव पे जाए अगर y से पॉजिटिव पे जा रहा है तो डिवाइडेड बाय 4 या 8 करता हूँ क्वाड्रेटिक, मल्टीप्लाई बाय -2, है ना। एक ऐसी हम एक सेगमेंट दे देते हैं इधर और कनेक्ट कर देते हैं। वैल्यू इक्वेशन काम लेता है, 4 डिग्री पे दे रहे हैं तो अपडेट कर देते हैं, 40 कर देता हूँ, या 40 में उस पर थोड़ा सा क्यों, क्योंकि पिक्सल वैल्यू आ रही है ना, तो पिक्सल वो हो रही। अब मुझे चाहिए है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन की वैल्यू आए, ठीक है, हो गया नेगेटिव। तो यहाँ से अब आप 40 की जगह 10 कर दो, अपडेट, तो अब बढ़ाओगे तो ये वैसे बढ़ेगा। सिमिलरली ये भी कहाँ का हिस्सा है, ये सिलेंडर 02, तो आप सेम चीज़ कर सकते हो, ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है और ये यहाँ पे है, तो सिलेंडर 02 कहाँ पे दिखेगा आपको, रिफ्रेश कर लीजिए 2 और पोजीशन रोटेशन यूलर कर लीजिए और x कर दीजिए, ये भी x पे ही जाना है, सेम वैल्यू जाएगी बस माइनस जाएगी, ठीक। कनेक्ट कर दीजिए, इसका y दूसरा होगा ना, डिस्कनेक्ट करते हैं,
एक्स है, इसका कोई ग्रुप तो है नहीं। माइनस अपडेट, तो वायर पैरामीटर जो है वो जनरली इस काम के लिए आता है। अब ये क्या है, ये वैल्यू जो है ये एक कंट्रोलर पे मल्टीपल हो सकती है, यानी ये नेगेटिव में घूम सकते हैं, ये पूरे नेगेटिव में घूम सकते हैं, ये पॉजिटिव में घूम सकता है, ये नेगेटिव में घूम सकता है। चॉइस हमारे हाथ में कि हम इसको किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। ये समझ में आ गया वायर पैरामीटर। इसमें इक्वेशन जो है वो दोनों जगह डाले जा सकते हैं, बट इधर डालने के बजाय इधर डाल दो, मतलब ये उस जगह पे डलेगा जिस जगह पे वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हो। ये एक्चुअली में एक्सेप्टिंग पोजीशन पे होता है, और ये आपका आउटपुट वैल्यू होती है, यानी इसी की वैल्यू हम निकाल के इधर डाल रहे हैं। तो इधर डालते समय किस एक्सप्रेशन के तहत वो जाएगा वो हम यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू प्लस 20 कर दिए, है ना। हाँ, टॉप स्पीड बढ़ेगी। अगर ओवर द टाइम एक्सेलेरेट करना है तो हम मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कि कंडीशन बेस्ड करना है तो है, वैसे हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप एक कंडीशन के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो उसको। बट यहाँ पे भी कोई इक्वेशन जो मैथमेटिक्स में होते हैं, जैसे रैंडम वैल्यूज़ होती हैं, रैंडम एक इक्वेशन होता है जिसमें क्या होता है कि हर बार आपने, हाँ, कोई एक नई वैल्यू मिल जाएगी। तो हो सकता है आप ये बता दो कि मैं 0 to 100 वैल्यू ही एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो 0 से 100 के बीच में कोई भी वैल्यू निकाल के देगा। तो कभी 40 चलेगी, कभी 30 चलेगी, कभी 60 चलेगी। बट अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर आप वायर पैरामीटर के बजाय फिर रिएक्शन मैनेजर पे जाएंगे, उससे आप ओवर द टाइम बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, है ना। और अगर उससे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, बिल्कुल जैसे गेम का कंट्रोल जैसा चाहिए, तो वैसा चाहिए तो स्क्रिप्ट लगेगी फिर हमको, जिसमें हम कंडीशन डालेंगे कि इफ़ देयर इज़ इतना इतना वैल्यू, तब वो इसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो वो स्क्रिप्टिंग भी ऑप्शन होता है इसके अंदर, है ना। तो मैक्स स्क्रिप्ट्स के लिए ना यहाँ पे ऑप्शन है स्क्रिप्ट का, न्यू स्क्रिप्ट आप डाल के अपडेट कर, यहीं से डालोगे और यहीं पे क्या बोलते रन भी कर लोगे। हाँ, मतलब सेव भी करोगे, यहीं बनाओगे यहीं पे सेव भी कर दोगे, ऐसा वाला है। थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कौन सा ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, उसके अंदर कौन सी हायरार्की आती है, वो पढ़नी पड़ती है। वो पढ़ के फिर उसकी कोडिंग की जाती है। सो नाउ लेट्स जस्ट से इफ आई वेंट ऑन टू दिस थिंग। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट तो है जो कि ऐसे घुमा सकता है, इसको लेफ्ट राइट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू खिसकेगी तो वो आएगा। तो फॉरवर्ड वैल्यू जैसी इनपुट हुई वो चला जाएगा, हिलने लगेगा। अब लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू यूज एवरीथिंग इनसाइड ऑफ दिस, मतलब कि चलिए रिएक्शन मैनेजर कर लेते हैं। इफ़ आई वांटेड टू मूव दिस, और रिएक्शन ये हो कि ये पूरा आई थिंक एक ग्रुप में है, नहीं ग्रुप में नहीं है,
जैसे पैडल जो होगा वो हल्का सा ऊपर ऐसा होने लगे, ठीक। अब मुझे ये चीज़ देना है, तो ये चीज़ देने के लिए मुझे रिएक्शन मैनेजर लगेगा। रिएक्शन मैनेजर जो है एनिमेशन के अंदर पे रिएक्शन मैनेजर ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे वायर पैरामीटर के अंदर जो वायर डायलॉग बॉक्स बताया था वो किस टाइप का रहता है, जैसे उसको सेलेक्ट करोगे और एनिमेशन में जाओगे और वायर पैरामीटर सेलेक्ट करोगे तो इसका कौन सा पोजीशन, जैसे पोजीशन Z इज कनेक्टेड टू इसका ट्रांसफॉर्म रोटेशन यूलर रोटेशन Z, वही चीज़ ओपन हो जाएगी। हैंडल है वो, डायरेक्ट कनेक्ट करते जाओगे तो आ जाएगी वैल्यू, है ना। कंट्रोल आप डाल दो, कनेक्ट कर दो, फिर भी जुड़ा रहेगा। आई डोंट नो कौन सी वैल्यू से जुड़ा है, या Y से जोड़ना था, ऊपर करूँगा तो अब वो ये वाला चक्कर घूमने लगेगा, ठीक। एनीवे, सो नाउ अगर रिएक्शन मैनेजर पे जाएंगे तो रिएक्शन मैनेजर जो है वो आपका ऐसा दिखता है। तो ये क्या करता है, ये की बनाता है, ये यानी कि एक एनिमेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो जैसे इसकी पोजीशन ऊपर बढ़ रही है और नीचे बढ़ रही है, और ये केवल ऐसी ही बढ़ती रहनी है, इसमें कोई डायनेमिक इफेक्ट नहीं है कि भाई सामने में कोई पत्थर आ जाए तो ये ऐसे होके आगे बढ़े या वो करके, वो सब कुछ नहीं है। तब रिएक्शन मैनेजर काम करेगा, ठीक। तब मतलब ये वो एनिमेशन के लिए जो लूपिंग एनिमेशंस होते हैं या ऐसे एनिमेशन जो कि निर्धारित हैं, ये होने ही हैं, है ना। जैसे ये है ना, ये हैच जो है ये ओपन होना चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बंद है अगर, तो आप इसको ओपन कर सको। इसके लिए चक्का रोल हो रहा है तो रोल होने के लिए, और इसमें जो एनिमेशन वॉबल हो रहे हैं वो देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए रिएक्शन मैनेजर यूज़ होता है। अब इसमें क्या होता है, आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। ऐड रिएक्शन ड्राइवर, ऐड रिएक्शन ड्रिवन, ऐड सेलेक्टेड, डिलीट सेलेक्टेड, 4 ऑप्शन मिलते हैं। ड्राइवर का मतलब होता है जो चलाएगा, कंट्रोलर, वेरी गुड। ड्रिवन का मतलब होता है कंट्रोली, जो चलेगा। तो अगर मेरा यहाँ पे रिएक्शन ड्राइवर क्या है, रिएक्शन ड्राइवर ये है और मेरा ड्रिवन ये होगा। ड्राइवर इसको सेलेक्ट करूँगा, इधर क्लिक करूँगा तो रिएक्शन के अंदर उसको दिखाना ज़रूरी है, तो मुझे इसको सेलेक्ट करके इधर क्लिक करना होगा या इधर क्लिक करके मैं इसको सेलेक्ट करूं, दोनों ही चीज़ें एक ही हैं। अब वो मुझे बताएगा कि मुझे कौन सी चीज़ पे ये चीज़ डालनी है। इसको मैं ऑफ करता हूं कुछ देर के लिए, और विल हैव टू सी इट्स ऑन Y पोजीशन, सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म पोजीशन 0 पोजीशन Y, यहाँ पे दिखाने लगा, ठीक। ड्रिवन Z वैल्यू होगी, तो मास्टर को सेलेक्ट करके रखिए, यानी ड्राइवर को सेलेक्ट करके रखिए, फिर ड्रिवन को सेलेक्ट कीजिए, ट्रांसफॉर्म पोजीशन 0 Z पोजीशन। क्या दिखा आपको, इसके अंदर पे ये आ गया, कौन सा, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। वैसे ये 2 3 1 जो Z पोजीशन आई है वो किसी एक ऑब्जेक्ट की आई है वैसे, है ना। पूरे ऑब्जेक्ट की अगर वैल्यू लानी है तो मुझे ना ये ड्रिवन, आप उसके मटेरियल से भी ज्वाइन कर सकते हो ना, किसी भी मटेरियल वैल्यू से उसको कनेक्ट कर सकते हो। मैं समय से उसको अगर गायब करना है या लेना है, जो भी करना है वो सब कर सकता हूँ।
देखो सारी चीज़ों का अलग अलग दिखा रहा है, लेकिन मुझे सारी चीज़ों का अलग अलग नहीं चाहिए, है ना। मुझे सब चीज़ मुझे एक ही चीज़ चाहिए है बेसिकली। तो इसका जो ये यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको एक और जगह से मिल पाएगा। डायरेक्ट ज्योमेट्री से अगर कनेक्ट करेंगे तो नहीं होगा, है ना। तो अगर हम इसको ऐसा कर दें कि कोई एक ऑब्जेक्ट, लेट्स जस्ट से आई विल टेक दिस, और इस सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसका पेरेंट हो जाएगा। सेलेक्ट एंड लिंक, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जब आप इसको उठाएंगे तो ऐसा होगा। तो ढेर सारे ऑब्जेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये पेरेंटेड ऑब्जेक्ट इसका हो जाएगा। तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करके ड्रिवन में इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ट्रांसफॉर्म पोजीशन, 0 पोजीशन, रोटेशन। नाउ यू कैन सी इट इज कनेक्टेड ओवर हियर। अब ऐसे मूव कराऊंगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक। इसको मैं मूव कराऊंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अब क्या हो गया है, इसका Z पोजीशन जो है वो लॉक हो गया है, ठीक। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे नीचे पे क्रिएट मोड ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूँगा। दिस इज योर, ऊपर में आप केवल हायरार्की बैठाओगे कौन किसके अंदर आता है, और नीचे पे आप ये तय करोगे कि क्या कंडीशन पे ये कैसा बिहेव करेगा। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन यहाँ पे सेव हो जाती है, यानी इसकी 0 वैल्यू पे इसका जो Z पोजीशन है सर्कल की वो 20.154 है, ठीक। जब आप इसको क्रिएट मोड पे जाते हो और इसकी वैल्यू आप चेंज करते हो और इसको आप उठा देते हो, जैसे इतना ही उठा दिया मैंने अभी, उसको इतना उठा देते हो और फिर यहाँ क्लिक करते हो क्रिएट स्टेट में, तो वो लॉक हो जाती है 21.534 और सर्कल ये। फिर आपको क्रिएट मोड ऑफ कर देना है, ठीक। अब जब ऑफ कर देंगे ना, तब आप ये जब वापस लाओगे तो ये फॉलो करता रहेगा उसको। तो ये कंडीशन जो है, इसमें और वायर पैरामीटर में क्या अंतर है? हाँ, वायर पैरामीटर सभी देखे थे वो, उसमें क्या होगा, उसमें लिटरली जो ट्रांसफॉर्म वैल्यूज हैं वायर पैरामीटर की वो कंट्रोल हो सकती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें लिमिट हुक नहीं है। यहाँ पे लिमिट जो है वो केवल एक कंट्रोलर पे सीमित नहीं है। रिएक्शन मैनेजर पे हम एनिमेशन का एनिमेशन पूरा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हम अगर इसको इधर तक ले जाएं तो हो सकता है कि ये जो है ये इधर से होता हुआ आगे बढ़े, तो यहाँ पे भी एक स्टेट बनाई जा सकती है। फिर जैसे ही ये यहाँ पहुँचे तब ये अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाए या आगे पहुँच जाए, ठीक। तो हम ये दोनों, ये इससे भी वो कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और इससे भी वो कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आया? यहाँ देखो ये कीज नीचे डिपिक्ट करके बताता है। तो ये जो डायगोनल वैल्यू आप देख रहे हो ये एक्चुअल Z पोजीशन है,
तो आप उसकी हाइट तक यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो कि अगर आपको शुरुआती हाइट कितनी चाहिए है वो आप सेट कर सकते हो, कितनी आनी चाहिए, है ना। यहाँ से मॉडिफाई कर दीजिए, वो ऑलरेडी अपडेट हो जाता है। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी इसको यहीं तक रखिए, इतने को करिए। फिर नेक्स्ट वाले में जब जाएंगे तो फिर हम इन कंट्रोलर्स के अंदर कंट्रोल डालने का ऑप्शन देखेंगे, इन कंट्रोलर्स के अंदर कंट्रोलर डालने का ऑप्शन देखेंगे, ठीक। जिससे आप मतलब ये जो बाहर हमने पैनल बनाया हुआ है, ऐसा पैनलिंग आपको डायरेक्ट ये ऑप्शन में मिल जाएगा पैरामीटर्स में। तो आप केवल एक ही कंट्रोलर बनाएंगे और यहाँ से बस स्लाइडर आगे पीछे करेंगे और आपका एनिमेशन होता रहेगा। बस यहाँ तक आपका जो इनऑर्गेनिक कंस्ट्रेंट था कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरा इनऑर्गेनिक जो रिगिंग है ना वो कंप्लीट हो जाती है यहाँ तक, ठीक। तो अब जो आपका मॉडल होगा या जो भी चीज़ आप लोग बना रहे हो उसकी रिगिंग कीजिए। तो जो प्रॉब्लम फेस करेंगे उसको पूछिए। तो इस वीक जो रहेगा, इस पूरे वीक तक हम लोग उस चीज़ को सॉल्व करेंगे इनऑर्गेनिक रिग का, ठीक। फिर उसके बाद मैं ऑर्गेनिक रिग में चले जाऊंगा, बोन्स, कैरेक्टर वगैरह वो कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद एक डायनेमिक रिग देख लेंगे। डायनेमिक रिग जो है इसका मतलब है कि आप इसको कैसे चेन जैसा करेंगे कि ये चलता जाएगा ऐसा 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 करते हुए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये नॉर्मल कंस्ट्रेंट से पॉसिबल नहीं है। ये ऑब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो रिगिंग है वो अलग तरीके से होगी, ठीक। जैसे मान लो स्लाइडर आपने ऊपर किया तो वो रेगुलर वैल्यू बढ़ती रहे, तो उसके लिए हमको टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करना होगा। तो रिएक्शन मैनेजर में तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर तो पॉसिबल नहीं है। और टाइम रिएक्शन डायरेक्ट एक्सप्रेशन में डाला जा सकता है क्या? एनिमेशन लूप चलाने के लिए नहीं, उसके लिए लूप बनाना पड़ेगा, और इधर तो नहीं है, स्क्रिप्ट से ही लगेगा कि टाइम कंट्रोल करना पड़ेगा, या टाइम स्लाइडर में दे सकते हैं, है ना। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आप उसको अपने इसमें स्टोर करना चाह रहे हो ना, क्योंकि अगर ये वैल्यू एनिमेशन की इनफाइनाइट हो जाए, वो चीज़ कर्व एडिटर में होता है, एनिमेशन कर्व एडिटर में वो एनिमेशन का क्वेश्चन होता है, उसमें वो एनिमेशन को आप लूप बना देते हो इनफाइनाइट। हाँ हाँ, पर आपको वो चाहिए कि वो स्विच के थ्रू हो, तो वो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो रन टाइम अपडेशन है। रन टाइम अपडेशन आपके मैक्स के अंदर पे स्क्रिप्ट रन करेंगे तब होगा, है ना। रन टाइम अपडेशन है ना वो, यहाँ पे रन टाइम अपडेशन जो है वो कैलकुलेट केवल टाइम से होती है इधर से, है ना। तो यही है टाइम कैलकुलेट करने वाला पोर्शन, कि ये जैसे ही बढ़ता जाएगा तो यहाँ ये होता जाए, लेकिन जब तक ये चलता है तब तक व्यू पोर्ट जो है वो नॉन यूजेबल रहता है। तो वो काइंड ऑफ आपको यहाँ ना मिलके वो आपको आपके गेमिंग इंजन पे मिलेगा, अनरियल में, जी डेवलप में, उनमें मिलेगा, है ना। यहाँ नहीं मिल पाएगा वो चीज़। नहीं, रिग वैसा रिग तो वहाँ मिलेगा, वहाँ करोगे, वो तो आप ब्लूप्रिंट से बना के कर लोगे। वैसा रिग जो है ना, जैसा आप चाह रहे हो वो रिग वहाँ पे भी बन जाएगा, लेकिन उसको प्ले अलोंग कहाँ करना चाहोगे, अंतर मतलब ये चीज़ का है। मतलब आप जो रिग बना रहे हो, ये जो क्वेश्चन है, ये इटसेल्फ में मतलब किस चीज़ के लिए क्वेश्चन है? आप गेम के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं या एनिमेशन पोर्शन के लिए बनाएंगे? क्योंकि रिगिंग का काम एनिमेशन में ख़त्म हो जाता है,
है ना। तो आप अगर ऐसा कोई बटन स्विच देंगे एनिमेटर को कि जैसे ही इसको आगे करो तो वो घूमता रहे, वो हो सकता है, लेकिन उसको निकालेंगे कहाँ? मतलब हाँ, मतलब हम उसको यूज़ कहाँ करेंगे? एनिमेशन आप 3D मूवी में यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो मैक्स के अंदर ही रहेगा। अब यहाँ से स्क्रिप्ट अगर बाहर गई अनरियल में तो अनरियल को तो समझ नहीं आएगी, तो अब वहाँ पे तो कंट्रोलर आपने रखा हुआ होगा ना, तो ये कंट्रोलर भी वहाँ किसी काम का नहीं होता। यहाँ पे केवल ज्योमेट्री जो है वो बेक होके वहाँ जाती है, तो आपका जितना मेहनत होगा वो यहीं तक सीमित रहेगा। बोन जाएगी ना, बोन जाएगी, और आपका ये मैश जाएगा। कंट्रोलर वहाँ नहीं, वहाँ कंट्रोलर का यूज़ कैसे करेंगे? मतलब आप ये नहीं कर सकते वहाँ पे कि अनरियल के अंदर कि मैक्स का पूरा कंट्रोल रिग आप वहाँ लेके गए, ये जाएगा, कंट्रोलर जाएगा, लेकिन जो कनेक्शन है वो तो प्रोग्रामिंग से बैठ रहा है, और मैक्स की स्क्रिप्ट अनरियल को नहीं समझ आती है ना। तो जो भी आपने यहाँ लिखा है वो वहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ से वहाँ कैसे जाता है? यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा? यहाँ से केक बेक होके वहाँ जाता है। बेक में क्या होता है? राइट, मतलब मैश में एनिमेशन फिक्स होके जाता है, वहां जाके हम एनिमेशन बदल नहीं सकते उसका, जो हो गया सो हो गया, ऐसा वाला होके जाता है। और अगर हमें चाहिए कि हम उसे रन टाइम में बदलें, जैसे आपने GTA में रैग डॉल सिस्टम देखा है, मरता है तो वो ऐसा जमीन में ऐसा गोल गोल घूम जाता है ना। वो जो रैग डॉल सिस्टम है वो वहीं का है, अनरियल का है, तो फिर वो अनरियल में क्रिएट करना पड़ेगा वैसा रे। वो रन टाइम कैलकुलेशन नहीं। देखो गेमिंग में क्या होता है, हम इतना हैवी नहीं डाल सकते ना जितना हैवी आप डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उस अगर आप बोलेंगे कि मैं ऐसा कंट्रोल डालता हूँ जिससे कोई एक चीज़ गोल गोल घूमती रहे लेट जैसे, तो हो क्या रहा है, वो रेगुलर अपडेट हो रही है, यानी कि रैम जो है वो रेगुलरली उसको चेक कर रही है। अगर वो रेगुलरली किसी एक चीज़ को, और वो भी 3 डायमेंशनल चीज़ को गोल 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 घूमते हुए प्रति सेकंड कैलकुलेट करेगी, प्रति सेकंड कैलकुलेट की तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपको तो पता नहीं कि आप प्रति सेकंड कैलकुलेट करा रहे हैं कि कितने, एक सेकंड के 10वें भाग में कैलकुलेट करा रहे हैं। आप तो बस देंगे 0.1 वैल्यू या 1 वैल्यू डाल देंगे रोटेशन के लिए, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1 वैल्यू या मल्टीप्लाई बाय 2 वैल्यू, डिग्री के हिसाब से जो भी वैल्यू आपको चाहिए। तो क्या होगा, रैम जो है ना वो भरने लगेगी। अब रन टाइम में रैम भरेगी तो भरते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खाली तो हो नहीं रही। क्यों नहीं खाली हो रही? क्योंकि जैसी खत्म हो रही है तुरंत एक और टिक आ जा रहा है, फिर जैसी खत्म हो रही है एक और टिक आ जा रहा है, जैसी खत्म हो रही है एक और टिक आ जा रहा है, यानी तुरंत काउंट करवा रहे हो ना आप। कौन सी चीज देखे हो बताओ? गाड़ी के व्हील्स चलते हुए आपने देखा है। अब वो व्हील्स जो हैं वो क्या बोलते हैं, आप रेगुलरली कार चलाते हो, तो आप जब कार चलाते हो तो आपने देखा है कि वो व्हील जो है वो जब आप गाड़ी रोकते हो तो एक रुकने वाला एनिमेशन प्ले होता है कि व्हील डायनेमिकली रुकते हैं, रुकने वाला एनिमेशन। हेंस इसका मतलब है कि गाड़ी को 3 एनिमेशन में बनाया गया है, एक एनिमेशन एक्सेलरेशन का, एक एनिमेशन टॉप स्पीड में चलने का, और एक एनिमेशन रुकने का। 3 एनिमेशन ब्रेक लगा के ब्लेंड कर दिया तो वो बकायदा चलते चलते रुकता हुआ दिखेगा। तो आप क्या करते हैं, आप एक पूरा एनिमेशन बेक करके वहां ले जाते हैं जिसमें कैरेक्टर जो है वो खड़े होके चलना भी शुरू कर रहा है, वही कैरेक्टर चलते चलते रुकना भी शुरू कर रहा है ना, चल भी रहा है, दौड़ भी रहा है और रुक भी रहा है। ये 3 एनिमेशन आपने मैक्स के अंदर बनाए, अनरियल के अंदर गए, अनरियल के अंदर आपने उनको तीनों एक लाइन पे रख दिया और ये कोडिंग डाल दी
कि जब मेरा कैरेक्टर वाई डायरेक्शन पे मूव हो रहा है और वाई डायरेक्शन पे जैसे ही वो 100 पिक्सल पार करे तब ये एनिमेशन प्ले करो। जब 100 पिक्सल का 200 पिक्सल हो जाए, यानी उसका एक्सेलरेशन काउंट करो कि जब वो बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ गया, तो वो क्या हो जाएगा, रनिंग वाला एनिमेशन प्ले करने लगो। इसलिए आप देखोगे कि कैरेक्टर को जब GTA हो, चाहे आप कोई भी गेम RPG गेम खेलते हो या FPS गेम खेलते हो, उसमें जब कैरेक्टर को स्प्रिंट कराते हो, दौड़ाते हो, तो वो एक स्पीड तक दौड़ता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर दौड़ता रहता दौड़ता रहता दौड़ता रहता। और जब आप रोकते हो, यानी आप बटन छोड़ते हो, तो वो तुरंत नहीं रुकता, वो कुछ हिस्सा डेसेलरेशन का रहता है, उतने समय में वो एनिमेशन प्ले कर देता है रुकने वाला, जो थक के रुक के खड़ा हो जाता है ना। ये टेक्निक से मेमोरी बच जाती, क्योंकि हम एनिमेशन प्ले कर रहे हैं, हम कैलकुलेट नहीं करा रहे हैं कि वो टायर जो गाड़ी का रोटेट हो रहा है वो एक्चुअल में रोड के घर्षण के कारण नहीं रोटेट हो रहा होता, वरना कोलिजन काउंट होता रहता पूरे टाइम, विच इज वेरी हैवी कैलकुलेशन। लेकिन वो काउंट क्या करता है, मेरी गाड़ी का डब्बा जो है, बाउंडिंग बॉक्स जो है, उसका एक्सेलरेशन कितना अधिक है। जैसी वो स्पीड में जाएगा, टायर तेज घूमने लगे, तेज घूमना क्या है, एनिमेशन का बेक रहेगा, वो एनिमेशन प्ले कर दो। तो आप एक तरीके से वीडियो एनिमेशन जैसा प्ले करते जाते हैं, लाइब्रेरी प्ले कर रहे हैं, इससे हल्का हो जाता गेम। लेकिन वो जो कैलकुलेशन आप बोल रहे हैं, वो कैलकुलेशन अगर हम डालते हैं तो पूरा गेम ही हमें उस मैकेनिक्स पे बेस्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत हैवी कैलकुलेशन है। अगर एक चीज़ ओवर द टाइम रेगुलरली कैलकुलेट होती जा रही है, तो वो चीज़ में क्या होगा, एक समय आएगा 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कि आपकी रैम फुल हो जाएगी, तो उसको एम्प्टी करने वाला कोई पोर्शन ही नहीं है। तो या तो आपको ये देना होगा कि ऑटोमेटिकली उसके बाद रुक जाए, है ना, जैसे कईयों में स्प्रिंट मोशन रुकने वाला होता है कि थोड़ी देर दौड़ता है GTA का कैरेक्टर, फिर थक के रुक जाता है ना, ताकि वो रैम जो है वो उतनी समय तक कैलकुलेट होती है और उसके बाद फिर वो रोक देता है, वो ज़्यादा हैवी नहीं करता, क्योंकि इटसेल्फ में इतनी सारी चीज़ें कैलकुलेट होती रहती है उसके अंदर। तो वो कर सकते हो, अनरियल में तो खैर करोगे ही, आपके हाथ में ही मिल जाएगी वो पूरी पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे भी करना चाहो तो फिर आपको प्ले कर सकते हो, एनिमेशन प्ले करते समय ही वो कैलकुलेशन काउंट होगी, व्यू पोर्ट पे काउंट नहीं होगी। क्योंकि व्यू पोर्ट पे अगर मैं ये ऐसा घुमा दूं और वो रेगुलरली गोल गोल घूमता रहे और कंटिन्यूसली गोल गोल, तो कोई ना कोई एक मैकेनिज्म चाहिए या रैम चाहिए जो उसको कैलकुलेट करती रहे कि क्या वो एक्चुअल में इस फ्रेम पे, 1 फ्रेम में ये यहाँ पे है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, मैं 1 डिग्री और बढ़ा देता हूँ, 2 पे है कि नहीं है तो ठीक है, 3 पे है कि नहीं, ये करते करते पूरा कैलकुलेशन हो रहा है 100 फ्रेम तक, तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है। 3D इटसेल्फ में बहुत हैवी, 3D इटसेल्फ में बहुत हैवी कैलकुलेशन है, तो आप क्या उसको वो करेंगे ना।